हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एसआरपी स्टोरीज, जहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स इन हिस्ट्री विच इज ग्रीक माइथोलॉजी। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप सभी लोगों ने ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में कभी ना कहीं थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। ग्रीक माइथोलॉजी ग्रीस के गॉड्स, गॉडेसेस या फिर जो मॉन्स्टर्स थे वहाँ पे, उन सभी का एक बहुत बड़ा स्टोरी कलेक्शन टाइप का है, जिसकी हर एक स्टोरी में काफी ज्यादा लाइफ लेसन होते हैं। एंड आज भी मैं एक ऐसी ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन स्टोरी की बात कर रहा हूं जो कि रिवॉल्व होती है अराउंड अ गाय नेम्ड इकरस। इन एंशिएंट ग्रीस मिथ्स एजुकेशन और रिलीजन का इम्पोर्टेंट हिस्सा था, as the Greeks considered mythology a part of their history. In fact, most of the myths तो गॉड के अराउंड ही रिवॉल्व होते थे, एंड उनमें से कई गॉड्स के नाम आपने और मैंने भी सुने हैं। फॉर एग्जाम्पल ज़ूस जो आसमान के देवता है, या फिर पोसाइडन जो समुंदर के देवता हैं। लेकिन आज की इस कहानी में सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहूंगा कि इकरस कोई गॉड नहीं था, वो एक साधारण इंसान ही था। बेसिकली नॉर्मल टीनेजर। वो काफी इंथुजियास्टिक था और हर नई चीज को लेकर क्यूरियस रहता था। बट लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग उसमें भी कुछ फ्लॉज थे, जैसे कि बिना कुछ सोचे समझे डिसीजंस लेना, बिना कॉन्सिक्वेंसेस को जाने कोई भी खतरा मोड़ ले लेना, और जब कोई उसे समझाता तो वो उनकी बातों को इग्नोर कर देता था। इकरस बस ऐसे ही मस्ती में अपनी जिंदगी बिताना चाहता था, बट लिटिल डिड ही नो दैट उसकी जिंदगी आगे चलकर एक भयंकर मोड़ लेने वाली थी, और इसकी वजह थी किंग मीनोस। मीनोस क्रेट आइलैंड का सिर्फ शक्तिशाली और रूथलेस राजा नहीं था, बल्कि वो अपने खिलाफ जाने वाले लोगों को मर्सीलेसली पनिश करने के लिए भी जाना जाता था। उसने अपने महल को इतना अद्भुत बनाया था कि वो उसके पावर का सिंबल लगे। उस महल के आर्किटेक्ट इकरस के पिता थे, जिनका नाम था डेडलस, जो कि एक जाने माने मूर्तिकार भी थे। वो इतने रियलिस्टिक मूर्तियां बनाते थे कि उन्हें देखकर पता ही नहीं लगता था कि ये मूर्ति है या असली इंसान। किंग मिनोस के किए गए काम में ही उनका फेमस आर्ट वर्क था, जिसकी हर कोई तारीफ करता था। वन डे किंग मिनोस ने डेडलस को एक प्रिजन बनाने का आदेश दिया, जिसमें वो मिनोटॉर को हमेशा के लिए कैद करने वाले थे। मिनोटॉर एक राक्षसी जानवर था जो आधा इंसान और आधा बैल था, और वो आइलैंड के लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा था क्योंकि वो इंसानों को खाता था। दरअसल किंग मिनोस को गॉड पोसाइडन ने सैक्रिफाइस के लिए एक व्हाइट बुल दिया था, लेकिन उसकी खूबसूरती को देखकर किंग मिनोस ने उसे जिंदा ही रखा अपने पास। इस बात से किंग पोसाइडन इतने नाराज हुए कि उन्होंने सजा के तौर पर उस बुल एंड किंग मिनोस की बीवी के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार जगा दिया था, जिससे मिनोटॉर का जन्म हुआ था। लेकिन उसे किंग मिनोस एक डिस्ग्रेस समझता था, एंड इसी सच्चाई को छुपाने के लिए ये प्रिजन बनवाया जा रहा था। पर ये कोई मामूली प्रिजन नहीं था, बल्कि ये एक भूल भुलैया थी जहाँ से मिनोटॉर का बाहर निकलना नामुमकिन होना चाहिए था। उसे बनाने में डेडलस कई महीनों तक बिजी रहा था, तो इस दौरान उसने अपने बेटे इकरस को साथ रहने के लिए बुला लिया था, क्योंकि इकरस को भी नई चीजों को जानने में दिलचस्पी होती थी। सो फाइनली बहुत टाइम बाद और बहुत मेहनत के बाद ये प्रिजन बनके तैयार हो गया था। डेडलस ने उस बड़े से प्रिजन का एक ही एंट्रेंस रखा था और एक ही एग्जिट भी बनाया था। उसे इतना कॉम्प्लेक्सिटी से डिजाइन किया गया था कि अंदर जाने पर किसी को भी बाहर निकलने का रास्ता न मिल पाए। उस प्रिजन को भूल भुलैया जैसे बनाने के लिए डेडलस ने उसमें काउंटलेस रास्ते और मोड़ बनाए थे, जो मोस्टली डेड एंड्स पर खत्म होते थे। मिनोटॉर को बंदी बनाने के लिए ये सबसे परफेक्ट स्ट्रक्चर था, जहां से वो कभी बाहर नहीं आ सकता था। डेडलस को उम्मीद थी कि इतने बड़े काम का उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन इसका एकदम उल्टा हुआ था। किंग मिनोस ने डेडलस और इकरस को ही एक हाई टावर में कैद कर लिया था, क्योंकि उसे डर था कि अगर डेडलस या इकरस ने मिनोटॉर की असली सच्चाई लोगों को बता दी तो उसकी एक शक्तिशाली राजा की इमेज बेकार हो जाएगी। उसका दूसरा डर और भी ज्यादा भयानक था। अगर डेडलस ने वहां से निकलने के बाद मिनोटॉर को उस प्रिजन से आजाद होने के लिए रास्ता बता दिया तो उसकी प्रजा खतरे में पड़ जाएगी, बिकॉज मिनोटॉर गुस्से में आकर सब कुछ तबाह कर सकता था। ये दोनों बातें वो किसी भी कीमत पर होने नहीं दे सकता था।
लेकिन उसके पास डेडलस और इकरस को चुप कराने के लिए बहुत कम समय था, इसीलिए उसने बिना देर किए ये चाल चली ताकि वो दोनों कभी बाहर ही ना निकल पाए और ना ही कभी मिनटोर आजाद हो पाए। हाउएवर, इवन आफ्टर दिस बैक स्टैबिंग, डेडलस ने हार नहीं मानी और वहां से बाहर निकलने के लिए वो बार बार सोचता रहा। उसे पता था कि उस आइलैंड से तैर के या पैदल भागना मुश्किल होगा, क्योंकि वो पूरा आइलैंड और उसके आसपास एक समुंदर था जो कि किंग मिनोस के ही कंट्रोल में था। तब उसने एक बहुत ही यूनिक और इम्पॉसिबल लगने वाला आइडिया सोचा, हवा में उड़ना। यस, he wanted to fly away with the sun from this tower to freedom। आपकी तरह मेरे लिए भी ये बात उतनी ही शॉकिंग है कि तब तो एयरप्लेन्स इन्वेंट भी नहीं हुए थे, तो फिर डेडलस कैसे भाग पाता वहां से? वेल, उसने इकरस की मदद से उस टावर में पड़े शॉर्ट और लॉन्ग सभी साइज के फेदर्स को एक साथ इकट्ठा करा एंड यूजिंग अ थ्रेड एंड वैक्स उसने 2 विंग्स के पैर को क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था, एक खुद के लिए एंड अगेन एक अपने बेटे इकरस के लिए। यह आइडिया उसके दिमाग में बर्ड्स को देखकर आया था जो टावर के ऊपर से उड़ रहे थे। डेडलस का ये इनोवेशन न केवल इम्प्रेसिव था बल्कि उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा आधुनिक था और शायद इस कारण उसे ग्रेटेस्ट जीनियस भी कहा जाता था। उसका ज्ञान और उसका दिमाग किसी सुपर नेचुरल पावर से कम नहीं थे, लेकिन इन स्ट्रेंथ्स के साथ उसकी एक वीकनेस भी थी, उसका अपना बेटा इकरस। वो इकरस को इस टावर में जिंदगी भर कैद नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने अपनी इस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाई और उसे सेफली अपने साथ ले जाने की कोशिश की। शुरुआत में विंग्स प्रॉपर्ली बने हैं या नहीं ये देखने के लिए उसने खुद उन्हें पहनकर मजबूती चेक की और जब काफी ज्यादा फेल्स अटेम्प्ट के बाद उसे एक प्रॉपर प्रोटोटाइप बना दिया था, तो उसके बाद उन दोनों ने मिलकर वहां से बाहर भागने का प्लान बनाना शुरू करा था और उन्हें पता था कि ये प्लान इस बारी लास्ट बार पक्का काम करेगा। एज अ रिजल्ट डेडलस ने 2 स्टर्डी विंग्स क्रिएट किए और उन्होंने उस टावर से भागने के लिए सोच ली थी। अब इकरस के लिए ये सब ही किसी एडवेंचर से कम नहीं था, इसीलिए उसके एक्साइटमेंट को देखते हुए डेडलस ने उसे वार्न किया था कि आसमान में ज्यादा ऊंचा मत उड़ना, बिकॉज सूरज की हीट से वैक्स पिघल जाएगा, और ज्यादा नीचे से भी मत उड़ना क्योंकि समंदर का पानी लगने से पंख भारी हो जाएंगे और तुम उड़ नहीं पाओगे। बट बीइंग एन इम्पल्सिव एंड रेकलेस पर्सन, इकरस ने इस वार्निंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो दोनों जल्दी विंग्स लेकर वहां से भागने लगे एंड देन फाइनली उन्होंने वहां से पहली बार जिंदगी में इन विंग्स की मदद से उड़ान भरी थी। उड़ान भरते वक्त शुरू में इकरस अपने पिता के साथ ही था, लेकिन जैसे वो आसमान में और आगे उड़ने लगा उसे ये सब और भी ज्यादा थ्रिलिंग लगने लगा था। वो अपनी फ्रीडम के लिए टावर से भागा था, ये बात वो पूरी तरीके से भूल चुका था इस पॉइंट पर। एंड ही फाउंड फ्रीडम बाय सोअरिंग हाई इन द स्काई। इकरस अपने पिता की वार्निंग इस समय पर पूरी तरह से भूल चुका था एंड बिकॉज ऑफ दैट जिसका डर था वही हुआ। उसे खुद रियलाइज नहीं हुआ कि उड़ते उड़ते वो सूरज के इतना नजदीक पहुंच गया था कि अब सूरज की गर्मी उसके पंखों में लगे हुए वैक्स को मेल्ट करना शुरू कर चुकी थी। इस बात का एहसास होते ही इकरस अचानक से डर गया और वैक्स पिघलने से पंख नीचे गिर रहे थे। इकरस को डर के कारण समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो चिल्लाने लगा, पिताजी मेरी मदद कीजिए प्लीज। दूसरी तरफ उसके पिता एकदम स्टेडीली फ्राई कर रहे थे, बट जब उन्होंने इकरस की चीखें सुनी तब वो भी घबरा गए थे, लेकिन वो कुछ कर पाते इससे पहले ही इकरस का विंग टूट गया था और वो तेजी से समुंदर में गिर गया। कुछ ही पलों में वो गहरे पानी में समा चुका था एंड हिज फादर बिलीव्ड दैट एट दैट टाइम ही डाइड, और थोड़े टाइम बाद इस चीज की पूर्ति भी हो चुकी थी। हेंस इकरस डाइड बिकॉज ही इग्नोर्ड हिज फादर्स वार्निंग। कुछ पलों की मस्ती और थ्रिल के लिए उसने अपने पिता की बताई हुई बातों को नजरअंदाज किया था और उसी वजह से उसकी जान चली गई थी। उसके पिता डेडलस ने अपनी आंखों के सामने खुद के बेटे को मरते हुए देखा था। ऊपर से ये सब इतने कम समय में हुआ कि वो इकरस तक पहुंच ही नहीं पाए। वो इस हादसे से पूरी तरीके से टूट चुके थे और उन्होंने समुंदर की तरफ देखते हुए रोते हुए कहा, काश बेटा तुमने मेरी बात सुन ली होती तो आज तुम जिंदा होते। इकरस की याद में ही डेडलस ने उस समुंदर का नाम इकरेनियन सी रखा था। इन द एंड वो दुखी मन से फ्लाई करते हुए घर लौटे और बस इकरस की यादों के सहारे उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई थी। दूसरी एक थ्योरी ये भी है कि इकरस के समुंदर में गिरने के बाद डेडलस का उसी तरफ ध्यान गया था और जब उन्होंने पानी में जले हुए इकरस के पंखों को देखा तो उन्हें समझ आ चुका था कि उनका बेटा अब उनके साथ नहीं है। वो समझ गए थे कि उसके
साथ क्या हुआ है। उन्होंने तुरंत इकरस की बॉडी को समुद्र से निकालकर पास के आइलैंड में दफना दिया था। इसीलिए उस आइलैंड का नाम भी आइलैंड ऑफ इकारिया रखा गया था। There is a saying, it's not the wings that define the flight, but the wisdom to use them. और ये कोट इकरस की स्टोरी में बिल्कुल सही बैठता है। सिमिलरली ऐसी ही स्टोरी ग्रीक माइथोलॉजी में पाइथन की भी है, जिसने अपने फादर हीलियोस का सूर्य रथ चलाने की जिद की थी, जबकि हीलियोस ने उसे पहले ही वार्न किया था। लेकिन इकरस की तरह उसने भी वार्निंग को अनसुना कर दिया था, which resulted in him losing control of the chariot and his unfortunate death in the end. I'm sure कि आपको इकरस की कहानी सुन के हनुमान जी की स्टोरी याद आई होगी, जो हमने 7 इमॉर्टल्स इन हिंदू माइथोलॉजी वीडियो में सुनी थी, कि कैसे हनुमान जी ने सूरज को एक फ्रूट समझकर खाने की कोशिश की थी और उन्हें बचाने के लिए इंद्रदेव ने वज्र का इस्तेमाल किया था। इसी प्रकार की एक और स्टोरी हिंदू माइथोलॉजी में है अबाउट जटायु एंड संपत्ति। वो दोनों ईगल्स थे और साथ ही साथ वो दोनों एक दूसरे के भाई भी थे। एक दिन उन दोनों में ऊंचा उड़ने का कंपटीशन हुआ था एंड दोनों ही एक दूसरे को हराने के लिए लगे हुए थे। अपने भाई को हराने की जिद में जटायु ने सूर्य मंडल में एंटर किया और हीट की वजह से उसके पंख जलने लगे थे। उसे बचाने के लिए संपत्ति जल्द ही उसके पास गया और अपने पंख फैलाकर उसे शील्ड करने की उसने कोशिश की थी। इस अटेम्प्ट में संपत्ति के खुद के पंख जल गए थे और पंखों के साथ उसने अपनी शक्तियां भी खो दी थी और वो नीचे पर्वतों में गिर गया था। इवेंचुअली उसने अपनी जिंदगी एक ऋषि के शरण में बिताई थी। इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर में भी कई जगह इकरस को मेंशन किया गया था। फॉर एग्जाम्पल विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में इकरस की कहानी को एज अ मेटाफर यूज करा था। उसी तरह अमेरिकन पोएट एडवर्ड फील्ड ने 1963 में इकरस नाम की पोएम लिखी थी, जिसमें सेम कहानी मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में थी। ऑल्सो एक और अमेरिकन पोएट विलियम कार्लोस विलियम ने इकरस की पेंटिंग से इंस्पायर होकर लैंडस्केप विद द फॉल ऑफ इकरस पोएम भी लिखी थी। ओवरऑल इकरस की स्टोरी ग्रीक माइथोलॉजी की एक फेमस ट्रेजेडी है, जो 2 इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स देती है हमें। पहला लेसन ये है कि एक्सेसिव प्राइड विच मीन्स घमंड किसी भी आदमी के लिए अच्छा नहीं है। इकरस का एरोगेंटली अपने पिता की वार्निंग को अनसुना करना ही उसकी डेथ का सबसे बड़ा रीजन था, क्योंकि अगर वो डेडलस की तरह स्टेडीली उड़ता तो वो हमेशा जिंदा रहता। दूसरा और आखिरी लेसन है बैलेंस। इकरस के लिए टावर से बचकर भागना और उन विंग्स को एज अ गिफ्ट मिलना इनफ नहीं था। उसे और ज्यादा फ्रीडम चाहिए थी, जो उसे आसमान में ऊंचा उड़कर मिल रही थी यूजिंग दोज विंग्स, बट इन दिस प्रोसेस उसने उन विंग्स के साथ साथ खुद को भी खो दिया था। सो चेज योर ड्रीम्स but with a caution and with always a question in your mind. And with that, इकरस की स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है गाइस। I really want to try to make more history related videos, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा fascinating लगती है ये। तो अगर तुम लोग को भी ये पसंद आ रही है stories, then please do like this video. But with that, I hope that you guys are happy and healthy, and मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले अपलोड में। Bye bye.